स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का हमारे YouTube चैनल पेडागोजी क्लासेस में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं D++B के बारे में। 4 क्लास हो चुकी है हमारी, काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ा, नई चीज़ जानने को मिली होंगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग लास्ट में जब ये सब पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण D++B, जो शायद 2 पार्ट में मैं रखूँगा, क्योंकि एक पार्ट में हो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा आपका वो हो जाएगा। अलग से उसके लिए हर चीज़ बनना है, अलग से लेक्चर्स, मतलब अलग से उसके लिए नोट्स तैयार हो रही हैं। पूरा एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो उसको हम लोग 2 बार में लेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ रहेगा और आप लोग ध्यान से दीजिएगा उसको। एक मिनट, क्या हुआ था आप लोग कि मैंने एक बार क्लासेस ले ली थी, ठीक है। 15 तारीख से उम्मीद है कि हम लोग लाइव आएंगे। अभी नहीं आ रही क्योंकि मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया जो 15 को आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक, विकास के सिद्धांत तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं वाइगोत्स्की। एक मिनट, इसको मैं बंद करके फिर से शुरू कर लेता हूँ। डू यू नो, ओके अब सही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वाइगोत्स्की साहब ने और पियाजे साहब ने, इन दोनों ने बहुत भाषा के विकास को लेके, मतलब हर चीज़ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। सीटेट तो उसको छोड़ता ही नहीं, हमेशा पूछता है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की और पियाजे सीटेट का तो फेवरेट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। आइए शुरू करते हैं, आप लोग को चीज़ें याद भी करवा लेंगे यहाँ से, कैसे याद होंगी। वाइगोत्स्की की बात करें तो इनका टैग वर्ड ही है समाज। जहाँ पे भी समाज शब्द आया, 4 वर्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आँख मूंद के वाइगोत्स्की लगा लीजिए, जय श्री राम बोल के। कैसे याद होगा, आइए एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो ये थे रूस के, ठीक है। और इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचना का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये कहते ही थे कि बालक जो भी सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब समाज में रह के, समाज में एक्टिविटीज़ करके, समाज को देख के वो बालक जो भी उसके अंदर विकास होता है, जो भी वो सीखता है, वो समाज से ही सीखता है, ठीक है। अभी आपको देखिए कैसे याद होगा। वाइगोत्स्की साहब ने क्या किया, कहाँ किया, रूस में क्या किया, देखिए। इन्होंने पहले वहाँ पे रूस की सामाजिक संरचना बनाई, फिर वहाँ की सांस्कृतिक का विकास किया, और उसके बाद सामाजिक संज्ञानात्मक विकास किया वहाँ पे रूस में। वाइगोत्स्की साहब ने पहले रूस की सामाजिक संरचना बनाई, कैसे समाज होना चाहिए, फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया कि कैसा आखिर वहाँ के लोगों के अंदर क्या सांस्कृतिक होनी चाहिए, कैसी क्या होना चाहिए, ठीक है ना। फिर वहाँ के संज्ञानात्मक विकास किया कि सोच कैसी होनी चाहिए। ऐसे आपको रिलेट करिए, 2 बार बस इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सामाजिक संरचना का सिद्धांत या तो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, ये दोनों जो है इन्हीं का। ऐसे मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लगा के रख दिया है, इन दोनों में से कुछ भी पूछे लगा लीजिएगा, पूछता ही पूछता है। देखिए आगे चलते हैं। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, आपसे सीधे ये पूछता है। सीटेट में तो मैंने देखा भी है क्वेश्चंस, सीधे पूछता है बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ये कथन किसका है, या तो ये किसने कहा है, या तो इसके पक्ष में कौन है? इसके पक्ष में है आपके वाइगोत्स्की साहब, ठीक है। इनके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। घर के आगे कल लगवाऊंगा मैं, नो हॉर्न प्लीज़। घर के बाहर ही आके हॉर्न मारेंगे ये लोग। हाँ, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ठीक है, मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब क्या है? बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा या तो सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा जानकार हो, ठीक है। जैसे माता पिता, अध्यापक, सहपाठी। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा हमारी उम्र से छोटा भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि हमारी उम्र से जो बड़े हैं वही ज़्यादा ज्ञानी हो। कैसे? अगर आपके कोई छोटे भाई हो या तो जो भी हो आपके रिलेटिव में, अगर कोई सिविल की तैयारी कर रहा हो, आपसे छोटा हो, तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा ही, पढ़ने लिखने वाला होगा तो, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर सीखना चाहोगे। हर कोई उसी से सीखना चाहता है जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है। बात करते हैं अब ZPD, ये भी वर्ड बहुत पूछा जाता है। नज़दीकी विकास के क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में प्रयास करने पर और बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी, खाली क्षेत्र जिस पे वयस्क की सहायता से भरा जाता है। क्या होता है, देखिए इसमें अगर जैसे कोई छोटा बालक है, ठीक है, आप उसको कोई एक आकृति है, अपूर्ण है, तो उसको आप बिखेर के दे दीजिए। कोई एक आकृति है, उसको आप बिखेर के दे दीजिए। जब बालक उसको लगाना शुरू करेगा तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे लगाता है और बीच में वो गलतियाँ करता है, ठीक है ना। अब वहाँ जब वो गलतियाँ करता है और जब तक वो चित्र कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बीच में जो दूरी दी जाती है उसके बड़ों के द्वारा, ठीक है ना। जैसे आप ले लेते हैं कोई हाथी का चित्र बना रहा है बालक, इकट्ठे करके पेपर्स में, ठीक है।
अब उसको बनाते जा रहा है, उसने गलती से पैर की जगह दूसरा पैर लगा दिया, तो कोई बड़ा रहे उसको बताएगा नहीं यहाँ पे ये पैर लगेगा, और दोबारा बालक ये गलती नहीं करेगा। ये सहायता जो होती है वो स्थायी होती है, एक बार करने के बाद बच्चा दोबारा ये चीज़ गलतियाँ नहीं करता, उसको याद रहती हैं चीज़ें। आगे मैंने लिखा भी है नोट में, देखिए। ZPD के दौरान दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। अगर आपसे पूछे ZPD कैसी सहायता है, स्थायी अस्थायी दोनों, तो आपका सीधी बात है स्थायी सहायता है ZPD, ठीक है। आइए आगे अब स्कैफोल्डिंग की बात कर लेते हैं। ये तो आप लोग हमेशा जानते हैं, ऐसा कोई ईयर ना हो जब पूछा ना गया हो, हमेशा ये पूछता है, अलग अलग शब्दों को यूज़ करता है। तो आप लोग इंग्लिश देखना, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग रहेगा, बाकी ढांचा रहेगा, स्कैफोल्डिंग रहेगा जो भी, लेकिन इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग ही रहेगा। इसमें क्या होता है, समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे बालक को साइकिल सिखाना, बालक को आप साइकिल सिखाते हो तो कैसे क्या करते हो, ठीक है। बालक जैसे स्टार्टिंग में पीछे से पकड़ लोगे आप, वो चलाता रहेगा। अब बाद में उस सहायता को तो कोई काम है नहीं, वो खुद से चलाने लगता है, तो इसलिए ये अस्थायी सहायता कहलाती है। ये दोनों पॉइंट्स का याद है, बाकी आप लोग इसके बारे में अच्छे जानते हो, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। अब नोट की बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के ऑप्शन में ZPD स्कैफोल्डिंग दोनों ही दिया हो और समय ना दिया हो तो उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग। जैसे आपको कोई प्रश्न दिया और उसमें ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों ऑप्शन में दिया है, और ये नहीं बताया गया कि सहायता बीच में दी गई है, अंत में दी गई है या पहले दी गई है, तो ऑप्शन आप लोग हमेशा स्कैफोल्डिंग की ओर ही जाएंगे, ठीक है। समाज से दूर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, ये सीधे आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि समाज से दूर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, इसको लेके कौन सहमत है, या तो ये किसकी देन है, तो ये देन है आपके वाइगोस्की साहब की। अब भाषा एवं विचार की बात कर लेते हैं। पियाजे और वाइगोस्की में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है इसको लेके। शुरुआती के 2 वर्ष तक बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है, फिर भी भाषा विचार पर हावी होता है। इन्होंने क्या कहा कि पहले जो है भाषा का उदय होता है, उसके बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। ये भी सही थे अपनी जगह। क्यों? क्योंकि जैसे आप कुछ सोचते हो, ठीक है, आप कुछ भी विचार करते हो या तो कुछ भी सोचते हो ना, तो आप किसी भाषा में सोचते हो। जब तक आपका भाषा का विकास ही नहीं हुआ होगा तब तक आप सोचोगे कैसे? तो इनका कहने का मतलब यही था। आगे देखिए, 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा का उदय होने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। आप कोई भी विचार होगा तो बिना भाषा के आप उसको प्रकट कर ही नहीं पाओगे। इस सेंस को लेके इन्होंने ऐसा कहा। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पे विचार की सवारी निकलती है। इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग के लिए। कहीं कुछ हिंदी में मैंने गलत लिख दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत हिंदी में मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। आगे आते हैं, व्यक्तिगत वाक और निजी वार्ता अलग अलग दोनों का देन है, मतलब पियाजे का भी और वाइगोस्की ने। तो पहले हम लोग वाइगोस्की का देख लेते हैं। बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक जो रहता है, आप देखेंगे छोटे बालक रहते हैं, ऐसे करते हैं, अरे नहीं ऐसे कैसे होगा, वो खुद से बात करता रहता है और खुद से ही योजना बनाता है, ठीक है। इसको इन्होंने कहा है निजी वार्ता, या तो व्यक्तिगत वाक्य है, ठीक है ना। अब बच्चे अपने समवयस्क के साथ अंतःक्रिया कर सीखते हैं। बच्चे अपने बड़ों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कि बच्चे अपने वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये इससे कौन सहमत है? इससे आपके वाइगोस्की साहब सहमत है। बुक्स इंपॉर्टेंट है, DSSS के लिए बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 बुक्स आपसे पूछी जाएगी। तो वाइगोस्की साहब की बुक्स देख लेते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट एंड द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। अब इसमें अब हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश ही होगा जो होगा। बुक का नाम तो मैं बदल नहीं सकता। लैंग्वेज एंड थॉट करना तो भाषा और विचार कर लीजिए आप, ठीक है। अभी याद हो जाएगा, जब आप आगे पियाजे साहब की बुक पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तब तक आप रुको, इंतज़ार करो। कैसे याद होगा ये मत सोचो। अब देख लेते हैं पियाजे। बहुत बड़ा नाम अपने आप में ही मायने रखते हैं। बहुत कुछ इन्होंने दिया है, जानने को मिला है हमको, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। इन्होंने कहा बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं करता है। सीधा सीधा आपसे सीटेट में पूछा गया था। अब मैं सीटेट कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये सीटेट के लिए क्लास ही है, DSSS के लिए ही है, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया। गलती से आपसे पूछ ले अगर, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान एवं शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान के जनक हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, ये मेरी पहली क्लास में ही, कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पियाजे साहब है। अब विकासात्मक मनोविज्ञान में होता क्या है कि इसमें जो बालक की शैशवावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या होता था, शैशवावस्था से लेकर गर्भावस्था से, शैशवावस्था से लेकर आप लोग का कब तक किया जाता था, किशोरावस्था तक यहाँ पे अध्ययन किया जाता था बाल मनोविज्ञान में। उसी की वजह से विकासात्मक मनोविज्ञान आया, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं, इनके सिद्धांत देख लेते हैं पियाजे साहब के। भाषा एवं विचार के सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो आपको रटा होगा कि ये पियाजे साहब का ही है, बस ये दोनों आपको देखना है, नैतिक विकास का सिद्धांत और भाषा एवं विचार का सिद्धांत। अब भाषा एवं विचार का सिद्धांत कैसे याद होगा आपको? भाषा एवं विचार के बारे में जो कहा है ये या तो वाइगोत्स्की ने कहा या तो पियाजे ने कहा है, लेकिन जो सिद्धांत दिया है वो पियाजे साहब ने दिया है, ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक मिनट। ओके, फिर शुरू करते हैं हम लोग। इन्होंने भाषा दो प्रकार की बताई, वाइगोत्स्की का हम लोगों ने पढ़ लिया, व्यक्तिगत वाक्य उन्होंने कहा था। इन्होंने भाषा दो प्रकार की बताई है, ठीक है। अहम केंद्रित भाषा, ये शैशवावस्था से प्रारंभ होती है और ये एक तरफा होती है। इसमें क्या होता है, बालक खुद से बातें करता रहता है, खुद से ही योजना बनाता है, इसको इन्होंने अहम केंद्रित भाषा कहा। और वाइगोत्स्की साहब ने इसको व्यक्तिगत वाक्य कहा, ठीक है, या तो निजी वार्ता। अब बात करते हैं सामाजिकृत भाषा। शैशवावस्था के बाद प्रारंभ होती है, दो तरफा होती है, लोग अपने जो सोच होते हैं या तो अपना जो भी होता है ना उसको व्यक्त करते हैं, तो इसलिए ये दो तरफा होती है और शैशवावस्था के बाद से ही प्रारंभ होती है। बात कर लेते हैं इसमें नोट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पियाजे अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए रूसे इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन किया। इन्होंने रूसे इंस्टीट्यूट में अध्ययन करके इस बारे में बताया कि बालक जो है दो प्रकार से वार्ताएं करते हैं, ठीक है। आइए अब आगे आइए। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। अब देखिए इन्होंने कैसे रखा है, इन्होंने भी ये कहा है कि बालक भले छोटा है, उसके भाषा का विकास नहीं हो, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें विचार नहीं आते होंगे, विचार तो पक्का आते होंगे। बिना विचार के वो कैसे कोई चीज़ कर लेता है, बिना विचार आए आप भी क्या कर लोगे, ठीक है। जब तक आपका माइंड कुछ कहेगा नहीं, कुछ आपके थॉट नहीं आएंगे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, तो कुछ सोचोगे तो है नहीं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि विचार जो है वो पहले आती है, उसके बाद जब भाषा आ जाती है तो हम लोग विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करने लगते हैं, लेकिन पियाजे के अनुसार विचार का विकास पहले होता है। पियाजे का यह सिद्धांत उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया। अब देखिए पियाजे साहब ने क्या किया है, लैंग्वेज एंड थॉट लिया है, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट तो आपको वाइगोत्स्की साहब में भी था, अब इन्होंने ऑफ अ चाइल्ड कर दिया है। याद रखिएगा पियाजे एंड वाइगोत्स्की में ऑफ अ चाइल्ड के बस अंतर है, बाकी दोनों की बुक सेम है। आगे देखते हैं इनकी एक और बुक अभी आप नाम आएगा, पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इसमें बताया जाएगा कि नैतिकता जो है बालक में कब से आती, कैसे आती, ठीक है। आइए, इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पूर्व नैतिक अवस्था मतलब नैतिक के पहले की अवस्था 0 से 5 साल मानी गई है, इन्होंने माना है। बालक में कोई नैतिकता नहीं होती, इसमें बालक में कोई नैतिकता नहीं होती है। मिठाई आप लाए हो तो बालक पूरा खाएगा, खिलौने लाए हो तो उसी के लिए लाए हो, ठीक है ना, उसमें कोई नैतिकता नहीं होती, उसको जो चाहिए वो बालक होता ही इसमें आत्म केंद्रित है। अब दूसरी अवस्था देख लेते हैं, पराधीन या तो पराधीन नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद। ये 5 से 9 नैतिक यथार्थवाद आपसे पूछा गया, यही शब्द आपसे पूछा गया था कि उम्र इसकी क्या होती है, ठीक है, याद रखिएगा 5 से 9। नैतिक निश्चित होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है, बालक ये थिंकिंग बना लेता है कि नैतिकता जो होती है ना वो भगवान बना के भेजते हैं, उसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे जीव को मारना पाप है, वैसे भी आप जानते हो इस उम्र में जो है बालक पालतू जानवरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, तो वो इन सब बातों को मान लेता है कि हर जीव को जिंदा रहने का हक है, जीव को मारना पाप है। अब देख लेते हैं लास्ट अवस्था, स्वतंत्र नैतिकता। ये 10 साल से आगे की मानी गई है। अब ये नैतिक सापेक्ष मतलब नैतिक उसके हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से, तो परिस्थिति के हिसाब पे निर्भर करती है। कैसे, आइए देखते हैं। नैतिक निश्चित नहीं होती, परिस्थिति पे निर्भर करती है। चलिए आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रयत्न में क्या होता है, बालक जानता है जीव को मारना पाप है। अब उसी बालक का आगे चल के सैनिक बन जाता है अगर वो, तो क्या वो यही उसी में चलेगा कि जीव को मारना पाप है, तब तो सामने वाला उसको मार के निकल जाएगा। तब उसे पता चलता है कि नहीं, ये जो नैतिकता होती है ये निश्चित नहीं होती, इसको किसी भगवान नहीं बनाया है, ये परिस्थिति पे निर्भर करती है। अब इसको आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि जीव को मारना पाप है, ये सोच रखने वाले बालक का आगे चल के सैनिक बनना। अब यह सिद्धांत मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड बुक से लिया गया है। यहीं पे मैंने आपको लिख दिया था कि आपको याद रहिए मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आज मेरा माउस नहीं है जिसकी वजह से लाइन खींचने में दिक्कत हो रही है, हाईलाइट करने में। यह सिद्धांत कंचे खेलने वाले बच्चों से प्रेरित है। ये इंपॉर्टेंट मैंने ले लिया है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछे, छोटी छोटी चीज़ें पूछ के फंसाते हैं ये लोग आपको, ठीक है, तो छूटना कुछ नहीं चाहिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया गया। अब देखिए आपसे अगर पूछ ले कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया गया, तो आप तो गच्चा खा जाएंगे वहीं पे। याद रखिएगा इन 3 विधियों का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
इसमें कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं, पियाजे साहब ने इसमें कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं जो टीचिंग एग्जाम के फेवरेट रहे हैं, हमेशा पूछते हैं, क्यों? क्योंकि फंसाने वाले शब्द इन्होंने यूज़ भी किया है। आइए देख लेते हैं वो क्या क्या है। पहला ले लेते हैं सक्रिय। सक्रिय की बात करें तो ऑपरेशन, ठीक है। किसी वस्तु को बिगाड़ देने पर या तोड़ फोड़ देने पर उसको पहले जैसे करने की कोशिश करना। बच्चों में आप लोगों ने ये देखा होगा, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि बच्चे जैसे कोई नया खिलौना रहेगा, कुछ दिन तो खेलेगा, उसके बाद उसको बिगाड़ देगा, ठीक है ना, तोड़ेगा फोड़ेगा खोलेगा, उसके बाद फिर से उसको पहले जैसे करने की कोशिश करता है, और ये हर बालक में पाई जाती है। तो इसके लिए जो टैग एक वर्ड यूज़ किया गया है वो है सक्रिय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपसे पूछें कि किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ फोड़ देने के बाद उसको पहले जैसी कोशिश करने को पियाजे ने किस शब्द को डोनेट किया है, तो किस शब्द को रिप्रेजेंट किया है, तो वो है सक्रिय, ठीक है। अब वस्तु स्थायित्व की बात कर लेते हैं। वस्तु भले उसकी आंखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व है। इसका मतलब ये है, और ये 6 महीने की उम्र से शुरू हो जाता है। सीधे मैंने यहीं पे ही लिख दिया है, आप लोग एक बार में पढ़िए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पूरा संपूर्ण, तो उसमें आपको काफ़ी और नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बाकी आप लोग के लिए मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। पहले आप लोग थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। अभी से लगाना शुरू कर लेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो पूरा पढ़े भी नहीं हम लोग। हाँ, तो इसमें क्या होता है, वस्तु भली आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व है। बालक का कोई भी खिलौना होता है, ठीक है ना, अगर आप लोग उसको छुपा दो तो वो ढूंढना शुरू कर देता है। 6 महीने से ये शुरू हो जाता है। मतलब इसका मतलब वो समझ जाता है कि भले वो हमारे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसके पहले क्या होता था, उसके सामने से कोई चीज़ हटा दो तो उसके दिमाग से वो चीज़ हट जाती थी कि नहीं, वो चीज़ तो है ही नहीं भाई, तभी तो नहीं दिख रही है हमको। लेकिन ये 6 महीने के बाद ऐसा नहीं होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात करें तो जन्मजात व्यवहार होता है, रोना हंसना। जीववाद, निर्जीव चीज़ें को जीवित मानने का भ्रम हर बालक में होता है। अपने खिलौनों को, अपने गुड़िया को आप देखिए, हमेशा ऐसे ही वो लोग ट्रीट करते हैं जैसे नहीं वो जीवित हों, ठीक है। परावर्ती क्रियाएं देख लेते हैं क्या होता है। किसी क्रिया को सीख जाने पर, बार बार करने पर खुशी होना। मतलब कोई भी बालकों में ये होता है कि जैसे कोई चीज़ अनुकरण करते हैं, वो सीख जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बार बार करने में उनको खुशी मिलती है कि नहीं यार हम तो इसको कर ले रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अविलोम्यता, अनुक्रमणशीलता, अपलटावीपन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक का शुरुआती बिंदु में वापस ना जा पाना। इसमें जैसे क्या होता है कि आप लिख दिए 3 × 4 12 आ गया, ठीक है ना। अब बालक से पूछो कि ये 12 कहाँ से आया ना, जो कि ये 3 × 4 से ही तो 12 आया, लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती कि उसको वापस वो 3 × 4 पे नहीं जा सकता। वो बस 12 बता देगा आपको, लेकिन ये कहाँ से आया वो ये नहीं बता सकता, ठीक है। बात करते हैं फिर संरक्षण का अभाव। मूल या शुरुआती आकृति में परिवर्तन के बाद वह शुरुआती आकृति को भूल जाता है। जैसे आप लेंगे वह, अगर मैं लिख पाया तो बिल्कुल आपको समझाऊंगा। आप ले लीजिए वह, ठीक है, वह जैसा ही लग रहा है कुछ कुछ। और अगर आप वह पहले उससे पूछोगे ये क्या है, तो बताएगा ये वह है, ठीक है, बता देगा ये वह है। और आप फिर पूछोगे ये क्या है, तो बताएगा ये क्या है। अब पूछोगे वह कहाँ गया, तो वो कहेगा हमें नहीं पता। मतलब वो शुरुआती जो वह था, ये शुरुआती जो आकृति थी वो भूल जाता है। अनुकरण, बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। हम के अंदर बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। पहले ही मैंने बताया कि उसमें बच्चे स्वभाव स्वार्थी होते हैं। मिठाई लाओगे तो हमारे लिए, खिलौने लाओगे तो हमारे लिए, ठीक है। गणितीय संक्रियता मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब सीख जाना, ये आता है गणितीय संक्रियता के अंतर्गत। वर्गीकरण, समान वस्तु को पहचान कर एक साथ करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे होता क्या है कि अलग अलग, अगर आप कोई इसको वो दे रहे हो तो कह रहे हो कि पेन निकालो, तो वो पेन ही निकालेगा। ऐसा नहीं कि आपको किताब उठा के दे देगा, ठीक है ना। मतलब वो वर्गीकरण करना वो सीख जाता है बालक की, कौन सी वस्तु आखिर क्या है वो पहचानना सीख जाता है, ठीक है। कार्य कारण, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई बालक के अंदर मतलब थोड़ा बहुत सोचने की शक्ति जो होती है विकसित हो जाती, तब होता है क्या कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो बालक सोचता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो यही आता है आपके कार्यकारी, आपसे सीधे पूछा गया, वो भी 2 साल। बालक खुद में बातें करता है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं, ये क्या है। व्यक्तित्व वार्ता है, अहम केंद्रित वार्ता है, या तो कार्य कारण, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोगों ने गलत किया उस समय, फिर उसके बाद ये यही चीज़ें एक साथ लिखाई जाना शुरू हुई। मैंने भी कहा यार अच्छे से पढ़ा दूँ, कुछ छूटे ना। अब स्कीमा और स्कीमेटा की बात कर लेते हैं। सूचना को छोटे छोटे खंड जिन्हें वह अपने जानकारी में सुव्यवस्थित एवं क्रमिक ढंग से रखता है।
ये होता है आपका स्कीमा, ठीक है। मतलब क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। बालक के, हम लोग के हर किसी के माइंड में अलग अलग स्कीमा होते हैं। आप लोग क्या है, जैसे पैंट बोलोगे तो पैंट के लिए आपके दिमाग में अलग एक आकृति बन जाती है, शर्ट बोलोगे तो शर्ट के लिए अलग आकृति बन जाती है। हर चीज़ का, जैसे आपके साथ आपको एक साथ कपड़े फेंक के दे जाते हैं, ठीक है ना, आप कहो इसमें पैंट शर्ट और जितनी भी चीज़ें हैं सब अलग करो, तो वो अपने उसके माइंड में जितनी भी स्कीमा है, जितने भी पार्ट्स डिवाइड है ना, उसके हिसाब से वो अलग करता जाएगा, और जिन चीज़ों को वो नहीं जानता है उसको वो रख देगा, क्योंकि वो उसकी स्कीमा में है ही नहीं, ठीक है। अब कार्य को करने का सही क्रम, स्कीमस क्या है आपसे पूछे तो कार्य को करने का सही क्रम, मतलब जैसे आप लोग क्या कर रहे हो कि हर चीज़ को सुव्यवस्थित कर रहे हो सही क्रम से, और वही क्रम को सही से करने का जो है यही कहलाता है स्कीमस, ठीक है। स्कीमस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग के लिए भी नया होगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो। संगठन की बात कर लेते हैं। जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित करना। आपके सामने कोई वस्तु आई तो ठीक है, नहीं आप ये कैंची है तो उसके हिसाब से नहीं ये कैंची क्या काम करती, कैसे करती, आखिर ये कैंची है भी कि नहीं, तो ये सब जो है ना अपने हिसाब से जो व्यवस्थित करके फिर उसको अपने स्कीमा में भेजते हैं कि नहीं ये काटने का काम आता है और ये कैंची है, तो यही है आपका संगठन, ठीक है। सामाजिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो बालक सामाजिक अंतःक्रिया से नहीं, खुद से सक्रिय होकर जानकारी में फेरबदल करता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि बालक खुद की अंतःक्रिया से या तो सक्रिय होकर सीखता है, इससे कौन सहमत है तो पियाजे, और सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है तो वाइगोत्स्की, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। आओ आओ घर के अंदर आके मार लो भाई, गाड़ियों में हॉर्न होना ही नहीं चाहिए, कौन बजाता है हॉर्न यार। कहाँ पहुँचे थे हम लोग। घटती संक्रियता हो गया था, वर्गीकरण हो गया था, कार्यकरण हो गया था, स्कीमा हो गया था, संगठन भी हो गया था आप लोग का। पता है ना आज माउस नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। सामाजिक संरचना भी हो गई थी, ठीक है। अनुकूलन हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। सूचना को अपने हिसाब से ढालना। कोई भी सूचना है, ठीक है, जैसे आपको कुछ भी बताया गया, पापा ने कुछ कहा मम्मी से ये बता दो, तो आप डिट्टो वही शब्द तो बता नहीं दोगे, तो उसको अपने हिसाब से जो फेरबदल करके करते हो ना, वही अनुकूलन है। या तो आप कहोगी कहीं, जैसे आप नई जगह पे गए, ठीक है, अनुकूलन मतलब होता है, चलिए आगे का बताता हूँ इन दोनों को, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। अनुकूलन मतलब होता है सूचना को अपने हिसाब से ढालना। कोई भी सूचना है ना, उसमें कुछ चीज़ अपने से इन्वॉल्व करना, ऐसे करना कि नहीं आपके मन में हो जाए कि नहीं आप सेटिस्फाई हो, वो होता है अनुकूलन, ठीक है ना। अब बात करते हैं समावेशन की। एसिमिलेशन इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश में भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन आप याद रखो या नहीं, आज के बाद भूलेगा भी नहीं। समावेशन की बात कर लेंगे तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पुरानी जानकारी क्या है कि हाँ, तो क्या है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए आपको एग्जाम्पल, इसको भी समायोजन पढ़ लीजिए, फिर आपको दोनों एग्जाम्पल में बता देता हूँ। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर या जानकारी के विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे। हर जीव खतरनाक नहीं होता, ठीक है, हर जीव खतरनाक नहीं होता। ये आपको सूचना मिली, ठीक है, आपने फिर उसमें क्या किया, समायोजन में क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, खतरनाक नहीं होते क्योंकि उनका भोजन ही है इंसानों को खाना। जैसे आप शेर को ले लीजिए, आपको ये पता चला कि हर जीव खतरनाक नहीं होते, ये आपका वो हुआ समावेशन हुआ। अब समायोजन क्या, नहीं वो खतरनाक होते हैं। अब कैसे ये पता चला कि जब आपने जानकारी इकट्ठा की तो आपको विरोध हुआ कि नहीं यार हम शेर के सामने नहीं जा सकते, तो हमें मार डालेगा, तो आप उसके हिसाब से व्यवस्थित करोगे कि नहीं हर जीव खतरनाक नहीं होते, या तो हर जीव खतरनाक होते हैं इनको छोड़कर। फिर आप जो समायोजन करोगे वही होता है कि नहीं भैया शेर के सामने बिल्कुल नहीं जाना है, तो सांप को पकड़ने की बिल्कुल इच्छा हमारे अंदर नहीं है। समझ में, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, किस सेंस में लिखा था वही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। सभी चिड़िया को कौवा मानना, चलिए देख लूँगा, अभी मुझे याद आ गया तो बता दूंगा। मतलब ये दोनों से कनेक्ट था, ये भी जैसे मैंने जीव को लेके बताया ना, ये भी दोनों से कनेक्ट था, मुझे याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। समझ गए ना आप लोग। पुरानी जानकारी में क्या है आप लोग को मिलती है क्या कि आप जान रहे हैं कि जीव होते हैं, लेकिन जीव खतरनाक नहीं होते, ये आपको नई जानकारी मिली। अब आपने क्या किया, जब आपने अच्छे से उन चीज़ों का देखा, पता किया, तो आपके अंदर विरोध उत्पन्न हुआ, नहीं यार कैसे कह दिया कि जीव खतरनाक नहीं होते, मगरमच्छ के पास गया तो हमें छोड़ेगा क्या, नहीं ना। फिर आप उस हिसाब से व्यवस्थित करोगे चीज़ों को कि नहीं भैया जीव खतरनाक भी होते हैं, और फिर उनके पास जाना बंद करोगे।
जो खतरनाक होते हैं। अब बात करते हैं संतुलन या तो सम्य धारण, मतलब इक्विलिब्रियम। जब बच्चे के जानकारी में कोई विरोधाभास ना हो तो वो, मतलब देखिए अब क्या है, जैसे आपको पता चला कि हर जीव खतरनाक, हर जीव खतरनाक नहीं होते। अगर इसमें कुछ आपको वो नहीं मिला, मतलब विरोधाभास नहीं मिला होता कि नहीं भैया शेर भी खतरनाक नहीं होते, सांप भी खतरनाक नहीं होते, मगरमच्छ भी खतरनाक नहीं होते, आप उसको ऐसे ही अडॉप्ट कर लिए, बात को मान लिए, तो ये क्या होता है, ये संतुलन या तो साम्य धारण होता है। आप उसको धारण कर लिए बात को, ठीक है, समझ गए। यही चारों पॉइंट्स भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, एक बार अच्छे से देख लेना। केंद्रीकरण की बात कर लेते हैं, किसी घटना को सिर्फ एक नज़रिए से देखना, ये होता है केंद्रीकरण। कोई भी घटना हुई, आप देखे जा रहे हो, अब सामने वाले की नहीं सुन रहे हो, नहीं बस अब अपनी ही बताते जा रहे हो, अरे भैया हर नज़रिए से हर घटना को देखनी चाहिए ना, ये होती केंद्रीकरण की, एक ही नज़रिए से घटना को देखना। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे मैं 2 अवस्थाओं के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बाकी और हम लोग कल पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, मैंने आपको आगे बता ही दिया है। परवर्ती क्रियाएं होती हैं, बच्चे एक चीज़ करके बार बार खुशी होते हैं। मानसिक निरूपण होता है, यहाँ पे अनुकरण करते हैं बड़ों का। स्मृति एवं इंद्रिय गामकों द्वारा सीखना, मतलब जो उस गामक क्रिया, मतलब जिसकी मूल क्रिया होती है ना, उसके द्वारा चीज़ों को सीखते हैं बालक। इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, लक्ष्य उद्दीपक व्यवहार होता है और प्रतिनिधि नाटक, ये सब जो होता है इस अवस्था में बालक करने लगते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आपसे पूछेगा यही सब, ये जो है ये एक्टिविटी किस अवस्था में डेवलप हो जाती है। बात करते हैं तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, आगे आप लोगों को इसको मैं सही से भी पढ़ा दूंगा। संरक्षण का अभाव होता है, यहाँ पे बताया मैंने आपको। केंद्रीकरण, जीववाद इस अवस्था से शुरू हो, इसी अवस्था में बालक जीववाद सीखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। अभिलोमीयता, वो भी आपको पहले बता चुका हूँ। नई आकृति जो होती है वो मतलब पुरानी आकृति जो होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है ना। दूसरों को दृष्टिकोण ना समझ, दूसरे को दृष्टिकोण में इसमें समझना नहीं होता, मतलब एक ही दृष्टिकोण समझते हैं, जो क्या होता है मैंने केंद्रीकरण होता है। गिनती वर्णमाला की शुरुआत कब से होती है, बहुत पूछा गया आप लोग से, D+SB तक में पूछा गया है। संकेत कब से समझने लगते हैं, ठीक है, चिन्ह समझने लगते हैं बालक इसमें। अहमान्यता, इस अवस्था में हाँ, अब बालक आत्म केंद्रित होते हैं, खुद को मानते हैं, नहीं भैया जो हैं हम ही हैं, ठीक है। इसमें ये शुरुआत हो जाती है अहम केंद्रिता की। एक बार फिर से देख लेते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ा जाएगा। वाइगोस्की कैसे याद रहेगा आप लोग को, वाइगोस्की ने रूस में क्या किया, पहले वाइगोस्की ने रूस के सामाजिक संरचना बनाई, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया, वहाँ के समाज का सांस्कृतिक विकास किया, और फिर वहाँ के समाज का संज्ञानात्मक विकास किया। तो रूस में वाइगोस्की ने ये सब किया, और इनका टैग वर्ड है समाज, ठीक है। ये इन्होंने कहा है कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम, मतलब बालक जो है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। क्या MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, बालक उसे सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो, ठीक है। ZPD मैंने बता दिया। ZPD में क्या होता है कि बीच में जो कोई भी काम कर रहा है बालक, उसमें जो बीच में उसको वो दिया जाता है, थोड़ा सहायता दी जाती है जो कि स्थायी होती है, इसे ही ZPD कहा जाता है, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो स्कैफोल्डिंग ये जो अस्थायी सहायता होती है शुरुआत में दी जाती है। ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें समय की बात नहीं की जाती तो आप स्कैफोल्डिंग की तरफ ही जाएंगे हमेशा। भाषा एवं विचार की बात करें तो इनका मानना था कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार उत्पन्न होता है बालकों में, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। बच्चे खुद से बात करके अपने कार्य की योजना बनाते हैं, इसको इन्होंने व्यक्तित्ववाद कहा है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये भी वाइगोस्की साहब ने कहा है। इनकी बुक लैंग्वेज एंड थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ठीक है, ये 2 इनकी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। पियाजे साहब की बात कर लेते हैं, अगर किसी में तो कॉल आ रही है, हाँ, तो पियाजे साहब की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, जो कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, यानी बालक सक्रिय रह के स्वयं अंतःक्रिया करके ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान बता दिए इनके सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इनके 3 इंपॉर्टेंट सिद्धांत याद रखिए। यही कहाँ चले गए, कसम से एक बार में लोग मानते भी नहीं, बार बार कॉल करते हैं। कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए।
भाषा के दो इन्होंने दो बताए, भाषा के दो प्रकार बताए, अहम केंद्रित सहस्वावस्था एक तरफा और सामाजिकृत भाषा सहस्वावस्था के बाद और दोनों तरफा होती है। ठीक है, फिर पूर्व नैतिक अवस्था में कोई नैतिकता नहीं होती। पराधीन में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि नैतिकता निश्चित होती है, जैसे भगवान या तो माता पिता बनाए हैं, ठीक है, इनको ये लगता है बालकों को, जैसे जीव को मारना पाप है। और यहाँ पे क्या होता है, नैतिक सापेक्ष होता है, मतलब परिस्थिति पे निर्भर करती है। ये कहाँ से लिया गया है, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। इसके लिए अवलोकन, साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग भूलिएगा नहीं दोबारा। बाकी चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, फिर थैंक यू गाइस। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लगा तो ज़रूर करिएगा।